हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में आर परिपथ। ठीक है, आर परिपथ क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, आज हम इस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आर परिपथ क्या होता है। आर परिपथ, आर परिपथ का मतलब ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध, इसके अलावा कोई अन्य उपकरण उसमें यूज न किए गए हों। ठीक है, केवल प्रतिरोध हो, ऐसे परिपथ को हम आर परिपथ कहते हैं। ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध क्या लगा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, जिसमें एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, उसे आर परिपथ कहते हैं। ठीक है, उसे हम आर परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब आर परिपथ के धारा और वोल्टेज के बीच कला में अंतर कितना होता है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक परिपथ है जिसमें केवल एक प्रतिरोध लगा है। ये प्रतिरोध है आर, और इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्ट स्रोत से क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं। ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत है जिससे हमने इस परिपथ को जोड़ दिया। ठीक है, जिस प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने जोड़ा है उसका वोल्टेज क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ किताबों में इसके जगह पर भी लिखा गया है, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रतिरोध लिया आर ओम का, और उस प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, और जिस स्रोत से हमने जोड़ा उस स्रोत का वोल्टेज है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब आप इस स्रोत प्रतिरोध को इस स्रोत से जोड़ेंगे तो ये स्रोत क्या करेगा, इसमें धारा को प्रवाहित करेगा। ठीक है, धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो हमें देखना है कि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उस धारा के कला में और ये जो स्रोत लगा है इसके वोल्टेज के कला में कोई अंतर है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मानेंगे कि माना आर ओम का एक शुद्ध प्रतिरोध एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या है, जुड़ा है, जहां स्रोत का वोल्टेज जिस स्रोत से जुड़ा है उस स्रोत का वोल्टेज क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जिस स्रोत से जुड़ा है
उस स्रोत का वोल्टेज है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए ई नॉट क्या है। पिछले वीडियो में आप देखिए बताया गया होगा आपको, ई नॉट वोल्टेज का शिखर मान है, उच्च मान है। और जो साइन का जो कोणांक यहां लिखा हुआ है ओमेगा टी, ये उसके कला को शो करता है। किसके कला को? वोल्टेज के कला को शो करता है ओमेगा टी, यानी ये कला है ओमेगा टी। और ई नॉट वोल्टेज का शिखर मान है। और ई क्या है? ई वोल्टेज का तात्कालिक मान है, जिसे आप तात्क्षणिक मान भी कह सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, तो ये प्रत्यावर्ती ये प्रतिरोध जिस स्रोत से जुड़ा है उस स्रोत का ये वोल्टेज है, जिसमें ई नॉट उस वोल्टेज का शिखर मान और ओमेगा टी उस वोल्टेज का कला है। ठीक है? अब जब इससे आप जोड़ेंगे तो प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होगा। यदि प्रतिरोध में आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित होता है, तो यदि आई एम्पियर की धारा इस परिपथ में टी समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा? तो प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज, ध्यान रखिएगा, जब धारा बहेगा तो धारा बिना वोल्टेज का थोड़ी प्रवाहित होगा। तो अगर इसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है तो इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा? तो ओम के नियम से अगर आप देखें तो ओम के नियम से क्या होता है? इक्वल टू आई इंटू आर। अगर यहां भी लिखेंगे तो भी बराबर आई इंटू आर, यही ओम का नियम है। हमने भी की जगह ई लिखा है, तो इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इक्वल टू हो गया ओम के नियम से आई इंटू आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ई बटा आर। ये हो गया आई का मान। अब ई का जो मान है ये यहां पे रख दीजिए, तब आई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी और बटा हो गया आर। अब देखिए ई नॉट बटा आर हो गया, चूंकि ई नॉट बटा आर बराबर हो जाएगा आई नॉट, क्योंकि वोल्टेज का शिखर मान है, उच्च मान है। तो अगर वोल्टेज ऊंचा होगा तो धारा भी ऊंचा होगा, तो आई भी क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। ये हो जाएगा धारा का शिखर मान, या इसी शिखर मान को हम धारा का आयाम भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? धारा का आयाम। कई बार धारा का आयाम पूछता है, तो आयाम का मतलब होता है उसका उच्च मान, यानी आई नॉट की वैल्यू। ठीक है? तो ई नॉट बटे आर का मान हो जाएगा आई नॉट के बराबर। तो यहां पर हम आई नॉट जब लिखेंगे तो आई का मान हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया धारा का समीकरण। हमको क्या मिला था? वोल्टेज का समीकरण। हमने कैलकुलेशन करके धारा का समीकरण निकाला। इन दोनों समीकरण से तुलना करेंगे तो देखिए, दोनों समीकरण का जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि
क्या स्पष्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। दोनों में जो साइन का कोणांक है ओमेगा टी दोनों में वही कोणांक है, देखिए। यानी दोनों के जो कोणांक हैं उस कोणांक साइन कोणांक को क्या कहते हैं, कला। यानी दोनों के कला क्या है, सेम। यानी इनके कला में कोई अंतर नहीं है। यानी आर परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, इनके कला में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि आर परिपथ में वोल्टेज और कौन, धारा दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात कलांतर क्या होगा, अर्थात इनके बीच जो कालांतर होगा फाई वो शून्य होगा, क्योंकि जब दोनों समान कला में रहेंगे तो इनके कला में अंतर नहीं होगा, तो कालांतर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आर परिपथ का कालांतर क्या होता है, तो आर परिपथ का कालांतर शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो अगर कहता है कि सिद्ध कीजिए आर परिपथ में वोल्टेज और धारा समान कला में हो, तो आपको ऐसे सिद्ध करके दिखाना होगा कि दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा में कुल हमें 6-7 सर्किट पढ़ने हैं, जिसमें से आपका पहला सर्किट ये था आर परिपथ, और आर परिपथ में वोल्टेज और कला समान कला में होते हैं, उनके कला के बीच कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अब इस समीकरण से हम फेजर डायग्राम को भी बनाएंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम देख लीजिए। देखिए कैसे इनका हम फेजर डायग्राम का यहां पर निर्माण करेंगे। पहले देखिए, पहले हम यहाँ पर इनका ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज और कला, वोल्टेज और धारा कैसे समान कला में चल रहा है। तो देखिए ये हो गया, इस पे समय के साथ धारा और वोल्टेज को परिवर्तित होते हुए हम शो करेंगे, और ये जो y अक्ष है इस पर वोल्टेज और धारा का उच्च मान शो होगा। ठीक, अब देखिए समझिए, पहले हम धारा को दिखाते हैं। ये धारा, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसे बनता है, तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होगा उसका भी ग्राफ ऐसे ही चलेगा, क्योंकि दोनों समान कला में है, तो दोनों एक साथ उच्च मान और निम्न मान पर पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों के कला में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे जैसे वोल्टेज उच्च मान, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर उच्च जा रहा है, वैसे धारा भी चलेगी, इसीलिए दोनों के कला में कोई अंतर नहीं है। ये जो है धारा का उच्च मान I0 है, और ये जो है वोल्टेज का उच्च मान है। ठीक है, ये वोल्टेज का उच्च मान है E0। ठीक, अब देखिए ये इनका ग्राफ है, आर परिपथ के वोल्टेज और धारा का ये ग्राफ है। ठीक है, यहीं से हमें एक और ग्राफ पढ़ना है, वो है फेजर। तो आगे हम बात करेंगे फेजर या कला समंजक आरेख। कई बार
ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आर परिपथ के लिए कला समंजक आरेख बनाइए या आर परिपथ के लिए फेजर डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहले हम जाने कि फेजर होता क्या है, उसके बाद हम इनका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, फेजर किसे कहते हैं? वह घुर्डी सदिश, जो समय के साथ ज्या वक्रीय रूप से परिवर्तित राशि के शिखर मान को प्रदर्शित करता है, उसे फेजर्स या कला समंजक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर कोई पूछता है कि फेजर्स क्या होता है, तो फेजर्स एक घुर्डी सदिश है। घुर्डी सदिश का मतलब यह किसी बिंदु के परितः घूम सकता है और दिशा को भी बतलाएगा, क्योंकि ये सदिश है तो दिशा को भी शो करेगा और उस बिंदु के परितः ये घूम सकता है, इसीलिए इसका नाम है घुर्डी सदिश। ठीक है, जो समय के साथ ज्या वक्रीय रूप से परिवर्तित राशि के शिखर मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्या वक्री का मतलब क्या होता है? जो इस तरह की राशि परिवर्तित हो रही है, इस तरह से जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ को बोलते हैं ज्या वक्रीय ग्राफ। ठीक है, यानी आर परिपथ का अगर ज्या वक्रीय ग्राफ बनाने को कहे तो आप ऐसे ही बनाएं, इसी को बोलते हैं ज्या वक्रीय ग्राफ। ठीक है, तो फेजर जो होता है ऐसे समय के साथ जो ज्या वक्रीय रूप से राशि परिवर्तित होती है उसी को प्रदर्शित करता है फेजर्स। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या होगा फेजर्स का? देखिए, हर परिपथ का अपना अपना फेजर डायग्राम भी होगा। ठीक है, जैसे आर परिपथ, सी परिपथ, एल परिपथ पढ़ेंगे, इन सब का अपना अपना फेजर डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर आर परिपथ की बात करेंगे, तो आर परिपथ का फेजर्स कैसे क्या होगा, कैसे बनेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो डिफिनीशन है फेजर्स या कला समंजक का, ये सबके लिए है, ये बार बार आपको लिखा नहीं जाएगा फेजर्स क्या होता है। ठीक है, कैसे डायग्राम बनेगा उस चीज को देखिए। देखिए, यहां पे समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, ऐसे इसको और इसी को आगे ऐसे ले जाए, तो ये जो लाइन हमने डॉट डॉट खींचा है, इस लाइन पे आई नॉट भी है और ई नॉट भी है, और यही वो लाइन है जो इस बिंदु के परितः ऐसे घूम सकता है, इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? फेजर्स या कला समंजक आरेख। तो यहां पर भी वो लाइन हम दर्शा रहे हैं। देखिए, ये डॉटेड लाइन जो है, इसी पर आपको क्या मिला? आई नॉट, और उससे ऊपर क्या मिला? ई नॉट। ठीक, ये हो गया आई नॉट और ये हो गया ई नॉट, और ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच में, ये हो गया ओमेगा टी, और दोनों के लिए ओमेगा टी है। आई नॉट के लिए भी ओमेगा टी है, ई नॉट के लिए भी वही है, इसीलिए कहा गया कि आर परिपथ में कला में कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए, आई नॉट से इस वाई अक्ष पर आप एक ऐसे लंब खींच दीजिए, ऐसे
ऐसे, और ई नॉट से खींच दीजिए। ठीक, अब देखिए ये है पॉइंट ओ, यहां से आई नॉट, ये जो लंबाई होगी वो प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान को शो करेगी, ये लाइन। और यहां से जो ये लाइन होगी ये इसके सामने से, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तत्कालिक मान को शो करेगी। यानी ये लाइन जो है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को, ये प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान है। और जो ये लाइन है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को, ठीक है। और ये दोनों जो लाइन है वो इस फेजर जो लाइन है ये वाली, इस लाइन के ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तत्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आर परिपथ का फेजर या कला समंजक आरेख, और ये हो गया आर परिपथ का ज्यावक्रीय ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इस फेजर की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए नंबर 1, ये विशेषता जो है सभी प्रकार के परिपथ का होगा। जितने भी प्रकार के परिपथ आप पढ़ेंगे, सभी प्रकार के परिपथ का जो फेजर होगा उस फेजर का विशेषता यही होगा जो हम यहां लिखने वाले हैं। तो ये विशेषता और फेजर का ये डिफिनेशन हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहां पर जो आप पढ़ेंगे वही चीजें हर परिपथ में लागू होगा, वो बदलेगा नहीं, बस डायग्राम बदलेगा, ठीक है। तो पहली विशेषता ये है कि ये जो फेजर है, ये इस फेजर की जो लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई या यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, वो लंबाई परिवर्तित राशि के जो शिखर मान है उसके समानुपाती होता है। अगर ये शिखर मान और ऊंचा होगा तो फेजर की लंबाई और बड़ा होगी। अगर ये परिवर्तित शिखर मान कम ऊंचाई पर होगा तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। शिखर मान का मतलब ये, अगर ये ग्राफ और नीचे से बने तो आई नॉट और नीचे आ जाएगा, तो ये जो लंबाई है वो और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली विशेषता है कि फेजर की लंबाई परिवर्तित राशि के शिखर मान के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। पहला विशेषता ध्यान रख, किसी भी सर्किट का जो फेजर लाइन होगी, फेजर जो डायग्राम होगा, वो उस परिपथ में जो परिवर्तित राशि होगी जैसे धारा या वोल्टेज, उसके शिखर मान के समानुपाती होगा। दूसरा जो इसमें है विशेषता वो ये है कि ये जो फेजर्स है जिसे आप घुर्डी सदिश यहां हमने लिखा है, ये इस बिंदु O के परितः इधर इधर ओमेगा कोणीय वेग से घूम सकता है। ये ध्यान रखिएगा, फेजर्स मूल बिंदु के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम सकता है। दूसरा विशेषता हो गया, ठीक। तीसरी विशेषता क्या है इसकी, फेजर्स की तीसरी विशेषता है कि ध्यान रखिएगा, एक हो गया आपका शिखर मान के समानुपाती, दूसरा हो गया मूल बिंदु के परितः ओमेगा कोणीय वेग से ये घूम सकता है। तीसरी विशेषता है जो फेजर का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये इस फेजर का ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इनको बोला जाता है। ये
परिवर्तित राशि के तत्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। तत्कालिक मान यानी तात्क्षणिक मान, ठीक है। तो फेजर्स के ऊर्ध्वाधर घटक परिवर्तित राशि के तत्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। ये तत्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। ये तीन चीजें आप फेजर, ये तीनों पॉइंट जो हैं इन फेजर की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी परिपथ के लिए फेजर की एक ही लाइन बनती है, एक लाइन बनती है, तो समझ लीजिए कि उस परिपथ के लिए कला में अंतर क्या होगा? शून्य होगा। जैसे आर परिपथ के लिए दो परिवर्तित राशियां हैं, एक वोल्टेज और एक है धारा, और दोनों का शिखर मान एक ही लाइन पर स्थित है। तो इसका मतलब कि आर परिपथ में दोनों राशियों के बीच कालांतर क्या है? शून्य है। अगर ये दोनों अलग अलग लाइन पर होते तो उनके बीच कला में अंतर होता। तो चौथी विशेषता ध्यान रखिएगा, यदि किसी परिपथ के लिए एक ही फेजर्स पर दोनों परिवर्तित राशियों के शिखर मान प्रदर्शित हैं तो उस परिपथ के लिए कलांतर यानी कला में अंतर क्या होगा? शून्य होगा। अगर एक ही फेजर्स पे दोनों परिवर्तित राशियों के शिखर मान होंगे तो उस परिपथ का कलांतर क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन अगर वही दोनों शिखर मान अलग अलग फेजर्स पे हैं तो जाहिर सी बात है वहां में कला में अंतर होगा, ठीक है। तो ये आर परिपथ का वोल्टेज और धारा के बीच हमने कालांतर देखा, आर परिपथ का ये ज्यावक्रीय ग्राफ देखा, फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स की विशेषता क्या होती है, और आर परिपथ का फेजर डायग्राम क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हमने आर परिपथ को लेकर पढ़ा। ध्यान रखिएगा, आर परिपथ वो होता है जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रतिरोध के अलावा उसमें और कुछ ना जुड़ा हो, जैसे संधारित्र न जुड़ा हो, कुंडली ना जुड़ा हो, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं जुड़े हैं, केवल प्रतिरोध जुड़ा है, तो उस परिपथ का नाम हो जाता है आर परिपथ। और आर परिपथ में वोल्टेज और धारा हमेशा समान कला में होते, इनके कला में कोई अंतर नहीं होता है, जैसा कि हमने इसके पीछे अभी प्रूफ करके आपको दिखाया भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फेजर डायग्राम बनाना सीखिए, ज्यावक्रीय ग्राफ कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये आर सर्किट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।